गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज तो हमने मैक्स वेबर के बारे में पिछले चैप्टर में पिछले अध्यायों में हम लोग ने पढ़ा। थोड़ा ये भी देखा जाए कि इन्होंने तो कार्ल मार्क्स की थियरी या कंसेप्ट को गलत तो नहीं माना, लेकिन संशोधित किया उसमें। क्या इनकी भी आलोचना हुई कि नहीं हुई? अगर आलोचना हुई तो किसने आलोचना किया, इनके बारे में भी जाना जाए। क्या इनके साथ भी कुछ होता है? क्योंकि देखिए, जब तक किसी के बारे में आलोचना नहीं होती तब तक उसके थियरी को बेस्ट नहीं मानी जाती है। सपोज करिए, उदाहरण के तौर पे, कि आप अच्छा काम कर रहे हैं और समाज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जब तक आपके काम की बड़ाई या आलोचना ना हो, आपके पीठ पीछे कुछ कमेंट ना हो, तो कैसे पता चलेगा कि हमारे बारे में होगा? तो कहने का मतलब है कि जब सड़क पे एक हाथी चलती है, अगर उसको छोटे छोटे जानवर देख के उसको भौंके ना, या फिर उसकी आवाज़ ना निकाले, तो कैसे पता चला कि वो बड़ा जानवर है? तो कहने का मतलब, जब चलती है तो कुत्ता भी भौंकता है। तो उसी प्रकार जब आप अच्छा काम करते हैं तो आपके पीछे हजारों कमेंट होते हैं, पॉजिटिव में भी आते हैं और नेगेटिविटी में भी रहते हैं। वही नेगेटिविटी आपकी आलोचना होती है कि आप ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। तो हम बेबर के बारे में कह रहे थे। बेबर के सामाजिक परिवर्तन की आलोचना की बात करते हैं कि बेबर के सामाजिक परिवर्तन की आलोचना किसने किया था और क्यों किया था, कैसे किया था। मैक्स वेबर के सामाजिक परिवर्तन की आलोचना नौ मार्क्सवादियों ने किया। अब देखिए, यहाँ नौ मार्क्सवादी की बात आती है, क्योंकि कार्ल मार्क्स थे, तो नौ मार्क्सवादियों की बात आती है कि मैक्स वेबर के सामाजिक परिवर्तन की आलोचना नौ मार्क्सवादियों ने किया। उसमें जैसे आर एस टोनी, सैमुअल सेन, तरवर पेपर, ये तीन ऐसे समाजशास्त्री या एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिन्होंने मैक्स वेबर के सामाजिक परिवर्तन की आलोचना करते हैं। सैमुअल सेन भी थे उसमें। उन्होंने तीनों ने बताया कि मैक्स वेबर के सामाजिक परिवर्तन की आलोचना आर एस टोमी आर एस टोनी ने के अनुसार पूंजीवाद का विकास विभिन्न चरणों में हुआ। वो कहते हैं कि पूंजीवाद का विकास विभिन्न चरणों में हुआ और अलग अलग कारण है, न कि पूंजीवाद के विकास का एकमात्र कारण प्रोटेस्टेंट धर्म है। ये तो मैक्स वेबर का सिद्धांत था कि उन्होंने बताया ना कि मैक्स वेबर ने प्रोटेस्टेंट धर्म के कारण ही पूंजीवाद का विकास हुआ था। लेकिन आर एस टोमी के अनुसार पूंजीवाद का विकास विभिन्न चरणों में हुआ। वो ये कहते हैं कि विभिन्न चरणों में हुआ और अलग अलग कारण है, न कि पूंजीवाद के विकास का एकमात्र कारण प्रोटेस्टेंट धर्म है। आर एस टॉमी के अनुसार पूंजीवाद के तीन चरण थे। उन्होंने कहा विभिन्न चरणों में हुआ और अलग अलग कारण से हुआ। इसीलिए आर एस टोमी ने बताया कि पूंजीवाद के तीन चरण हैं। पहला, प्रारंभिक पूंजीवाद, अर्ली कैपिटलिज्म। प्रारंभिक पूंजीवाद क्या था? औद्योगिक पूंजीवाद। जब 14वीं और 17वीं शताब्दी की बात हम करते हैं, 14वीं और शताब्दी की बात, कि पहले का पूंजीवाद प्रारंभिक पूंजीवाद माना जाता था, क्योंकि 14वीं और 17वीं शताब्दी से पहले की बात हम करते हैं, उसको हम प्रारंभिक पूंजीवाद कहा जाता था। औद्योगिक पूंजीवाद 14वीं और 17वीं शताब्दी के पहले का पूंजीवाद प्रारंभिक पूंजीवाद या अर्ली कैपिटलिज्म के नाम से जाना जाता है। जो राजा, महाराजा, सामंत इत्यादि लेकर आए, इसे ही दूसरे चरण का पूंजीवाद कहते हैं। जो दूसरे चरण का जो पूंजीवाद उच्च पूंजीवाद या हाई कैपिटलिज्म कहा जाता था। कहने का मतलब ये है कि 14वीं और से लेके 17वीं शताब्दी से पहले का जो पूंजीवाद था उसे प्रारंभिक पूंजीवाद कहा गया। जो राजा और महाराजा या सामंत इत्यादि लेकर जो इस प्रकार की कंसेप्ट को लेकर आए थे, उसे दूसरे चरण का पूंजीवाद कहा गया। और इसी पूंजीवाद को जो है उच्च पूंजीवाद भी कहा गया है या हाई कैपिटलिज्म भी कहा गया। अब सामंत की बात आती है, क्योंकि उस समय जब कैपिटलिज्म थी, उस समय जब औद्योगिक पूंजीवाद पाई जाती थी, तो उस समय लगभग चर्च के पादरी का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि पूरे धर्म का एक अनुयायी होता था उस समय। कैथोलिक पादरी
यही सब ध्यान देते थे। जैसे हमारे भारत में जब सोने की चिड़िया थी तो उस समय क्या, हाँ, सिस्टम थे, नियम कानून थे नहीं, जमींदारी प्रथा थी, राजा महाराजा के शासन थे। तो जो सिस्टम लेके आए थे तो उस समय दूसरे चरण का पूंजीवाद था, उसी को जो है हाई कैपिटलिज्म के नाम से जाना जाता है। तो दूसरा तो मैंने आपको दूसरा भी बता दिया। अब तीसरा होती है लेट कैपिटलिज्म, जिसे वर्तमान पूंजीवाद कहा जाता है। लेट कैपिटलिज्म 17वीं शताब्दी के बाद बड़ी बड़ी मशीनों के रूप में औद्योगिक क्रांति या बौद्धिक क्रांति के फलस्वरूप आया, न कि पृष्ठित धर्म से आया। वही टानी आगे चलकर कहते हैं कि वर्तमान समाज में जो पूंजीवाद है उसे लेट कैपिटलिज्म कहते हैं। यह समझौते के सिद्धांत पर आधारित होता है। आरिस्टॉमी के अनुसार पूंजीवाद का विकास अलग अलग चरणों में अलग अलग कारणों से आया, न कि पृष्ठित धर्म से। आरिस्टॉमी ने भी बता दिया कि लेट कैपिटलिज्म ने बताया कि 17वीं शताब्दी के बाद जो बड़ी बड़ी मशीनों के रूप में औद्योगिक क्रांति या बौद्धिक क्रांति के फलस्वरूप आया, न कि पृष्ठित धर्म के कारण आया। आरिस्टॉमी आगे चलकर ये भी बताते हैं कि वर्तमान समय में जो पूंजीवाद है उसे लेट कैपिटलिज्म कहते हैं, या यह समझौते के सिद्धांत पर आधारित होता है। जैसे आज की अगर हम बात करें, जो हमारे भारत में बड़ी बड़ी मशीनें, सड़क राजमार्ग जो बनाने में लगी है, BOI, जो बड़े बड़े मशीनों का काम हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जो भारत में हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी कहते हैं या मॉडर्न एज कहते हैं या मॉडर्न टेक्नोलॉजी एज कहते हैं, तो उसको सोशोलॉजी की भाषा में आरिस्टॉमी के अनुसार लेट कैपिटलिज्म क्या नाम दिया गया है, क्योंकि आपको भी पता है ये समझौते के सिद्धांत पर आधारित होता है। ये मैंने आरिस्टॉमी ने कहा, समझौते के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो समझौते के सिद्धांत पे आपसे बता दिया कि अगर मान लीजिए सपोज करिए कि कोई सड़क का नाम ले लिया जाए, अब जो 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर 4 लेन या 6 लेन बंदा, उसका भारत सरकार से या राज्य सरकार से जो भी कहा जाए, क्योंकि भारत सरकार ही देगा, तो जो नेशनल हाईवे होंगे उस समझ जाइए 50 किलोमीटर के लिए कम से कम नहीं कुछ तो 150 करोड़ रुपया आए हों। तो 150 करोड़ रुपया तो वहाँ रिलीज कर दिया गया उसके नाम पे कि ये हाईवे जो है 50 किलोमीटर 6 लेंथ बनेगी, नेशनल हाईवे। लेकिन आप सोचिए कि उसमें ज़मीन भी अधिग्रहण किया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा, हो सकता है तो बाद में, लेकिन उन्होंने सब कुछ नाप तोल जोक के उन्होंने बताया होगा नियर अबाउट इतना पैसा लग जाएगा। अब उसमें रही बात ये है कि उन्होंने तो ये चीज़ क्लियर कर दिया कि इतना टेंडर पड़ेगी, ये होगी। अब टेंडर उस डिपार्टमेंट के माध्यम से टेंडर लिया जाएगा, या सरकार टेंडर देगी, जिसको भी दे, जिस ठेकेदार को देगी, जिस विश्वसनीय कंपनी को देगी, वो तो अपना काम करेगी। अब ये 150 करोड़ रुपया क्या वो खर्च करेगी, या 150 करोड़ रुपये में सड़क बनेगी? क्योंकि वहाँ समझौता होगा ना, समझौते के सिद्धांत पे काम किया जाएगा ना। अब टेंडर लिया, पता चला 150 करोड़, उसमें कहाँ कहाँ जुमले, मतलब जुमला शब्द आप समझ जाइए कि समाजशास्त्री भाषा में जुमला बोलना है, क्योंकि मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि हमको समझना है। तो वहाँ 150 करोड़ रुपया समझौते के सिद्धांत पे आरिस्टॉमी के अनुसार काम कर रहा है, तो कहने का मतलब है कि वो टेंडर 150 करोड़ रुपया में होगी, उसमें भी वो कमाएगा। जब वो कमाएगा तो फिर उसके बाद वो कुछ मिलावट भी करेगा, मतलब ए ग्रेड का काम तो नहीं करेगा, हो सकता है B और C ग्रेड का काम होगा, तो उसमें ऊपर से नीचे जो जुमला होगा, जो सिस्टम होगा, उसको भी तो ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आगे के इंस्टॉलमेंट उसके रुक जाएंगे, अपने वो अकाउंट से बनाएगा। तो कहने का मतलब ये सिस्टम होती है, क्योंकि आज जो हमारे टेक्नोलॉजी एज में है, समाजशास्त्री और आरिस्टॉमी के अनुसार जो लेट कैपिटलिज्म में बड़े बड़े मशीनों के रूप में जो औद्योगिक क्रांति आई या बौद्धिक क्रांति के कारण जो आया लेट कैपिटलिज्म, ये पृष्ठित धर्म के कारण नहीं आया, वो ये कहते हैं। क्योंकि आरिस्टॉमी के अनुसार पूंजीवाद का विकास अलग अलग चरणों में अलग अलग कारणों से होता है, ये आपको भी पता है। तो कहने का मतलब उन्होंने एक अच्छी आलोचना किया था, 3 प्रकार की आलोचना की बात किया था। लेट कैपिटलिज्म की बात किया, और सेकेंड पूंजीवाद की भी बात किया, सेकेंड कैपिटलिज्म की भी बात किया, लास्ट में लेट कैपिटलिज्म की बात किया। 3 चरण की बात करते हैं। तो 3 चरण में आपको बता दिया कि 14वीं से 17वीं शताब्दी से पहले का जो समय था, औद्योगिक क्रांति थी, उसको हम प्रारंभिक पूंजीवाद कहा जाता है, अर्ली कैपिटलिज्म के नाम से जाना जाता है।
जो राजा महाराजा या सामंत इत्यादि लेकर इसे आए, उसी दूसरे चरण का पूंजीवाद या सेकेंड कैपिटलिज्म कहा गया। उसे ही उच्च पूंजीवाद का नाम भी दिया गया, उसे उच्च पूंजीवाद भी कहा जाता है। तीसरा लेफ्ट कैपिटलिज्म, जो 17वीं शताब्दी के बाद बड़ी बड़ी मशीनों के रूप में औद्योगिक क्रांति या बौद्धिक क्रांति के फलस्वरूप आया, उन्हें हम लेट कैपिटलिज्म या वर्तमान पूंजीवाद कहा जाता है। और ये लेट कैपिटलिज्म जो है समझौते के सिद्धांत पर आधारित होता है, समझौते के सिद्धांत पे काम करता है। मैंने जो आज फॉर एग्जांपल जो बड़े बड़े टेंडर हो रहा है, जो राज्य सरकार केंद्र सरकार के जो मनचाहे लोग और नीचे से ऊपर से लेके जुमला लोग जो कमीशन चल रहे हैं, जो काम हमारा ए ग्रेड के बजाय बी ग्रेड पे हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हिला हवाली है। और जो मैन पावर है धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, क्योंकि आपको भी पता है कि पूरे भारत में एक बिहार एक ऐसा राज्य था जो सबसे ज़्यादा मैन पावर सप्लाई करते थे। आज लगभग 100 साल या कहा जाए 50 साल 60 साल 70 साल पहले भारत में ये सिस्टम नहीं थी, बड़ी बड़ी मशीनें नहीं आती थी। तब अब बिहार के सारे लोग जो है कि मैन पावर एक वो ऐसा राज्य है कि जो सभी वहाँ पे कोई भावना नहीं है काम करने में। परिवार वहाँ से पलायन करती थी, गरीबी थी ही, क्योंकि एक कहावत है कि जो अमीर है वो अमीर है, जो वहाँ पे जिनके पास खेती थी बहुत खेती थी, जिनके पास नहीं थी। तो कहने का मतलब है गरीबी बहुत थी। और पूरे भारत में इकलौता जो राज्य था बिहार सबसे ज़्यादा मैन पावर को सप्लाई करता था। लेकिन आज से 20 साल 25 साल में ये चीज़ें धीरे धीरे समाप्त हो रही है, और आगे भी हमें लगता है कि समाप्ति ही हो जाएगी। पहले भी औद्योगिक कारखानों में भी मैन पावर बहुत लगे थे, लेकिन आज भी वहाँ भी बड़ी बड़ी मशीनें आ गई है, रोबोटिक मशीनें आ गई है, जहाँ 100 आदमी 50 आदमी का पर डे जो रोबोटिक मशीनें काम कर रही है। अभी तो ये सिस्टम चल रहा है दूसरे देशों में, बट लेकिन इंडिया में भी बड़ी बड़ी कंपनियां में एमएनसी कंपनियां में आ चुकी हैं, काम कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं समझौता है जो समझौते के सिद्धांत पे, और ये आर.एस. टॉमी के अकॉर्डिंग है। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखने को मिल रही है। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि आप कुछ भी हो सकता है। जो हमारा मॉडर्न टेक्नोलॉजी है भारत में, चाहे पूरे वर्ल्ड में जो आया है, तहलका मचाया है। आज जो बनियों की सरकार हो गई है, जो बनियों की चीज हो गई, क्योंकि मैं बनिया हमेशा प्रॉफिट के बारे में सोचता है, कभी लॉस के बारे में नहीं सोचता है। बनिया ऐसे जो वैसे लोग हैं जो मतलब हमेशा पूंजीपति बनना चाहते हैं। तो कहने का मतलब है बनियों की सरकार है, तो बनिया हमेशा जो है कभी कभी क्या नाम है कि वो लॉस नहीं होना चाहता है। अब बनियों को सरकार का मतलब ये नहीं है, हम कहने का मतलब है कि हम अपने यहाँ की जो राजनीतिक पार्टियां, मैं उनकी नाम नहीं ले रहा हूँ। कहने का मतलब है कि बनिया 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 का मतलब यहाँ से एक है जो ठेकेदार के रूप में है, जो ऊपर से नीचे तक सिस्टम के रूप में है। क्योंकि बनिया हमेशा लॉस कभी नहीं अपना होना देता है, हमेशा प्रॉफिट के चक्कर में पड़ा रहता है। चाहे वो कभी ना कभी अपने सामान को रोक देता है, चाहे अपने कंपनी के माल को रोक दे, भले मार्केट में डिमांड हो या ना हो, लेकिन रोक दे। तो कहने का मतलब ये है कि जब समझौते के सिद्धांत पर आएगी तो मैन पावर ऑटोमेटिक कमेगी, या बड़ी बड़ी मशीनें काम कर रही है। तो आने वाले हमें लगता है कि भारत में भी ऐसी ही होगी, कि जहां अभी तो लगभग 60% काम कर रही है, लेकिन आने वाले दिनों में 90% तो हो ही जाएगा। धीरे धीरे मैन पावर और बेरोजगारी भुखमरी बढ़नी ही है, क्योंकि अब उन्हीं को भी बड़े बड़े जो राष्ट्रीय राजमार्ग का जो निर्माण है, टेंडर है, वो बड़े बड़े कंपनियों को ही दिए जा रहे हैं, क्योंकि कंपनी का भी उसमें उसूल होता है कि विश्वसनीयता है, वो अच्छा काम करता है, तो सब चीज़ देखी जाती है। तो इसलिए वो चीज़ को ध्यान दिया जाता है। तो आपको तीनों चीज़ बता दिया। वेबर के सामाजिक परिवर्तन की आलोचना ने आर.एस. टॉमी, सैमुअलसन और तरवर पेपर ने भी किया था। आर.एस. टॉमी ने आपको बता दिया 3 प्रकार की उन्होंने बात भी की। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग।